चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। लास्ट हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक सामन कमीशन तक पढ़ चुके थे। अब सामन कमीशन के बाद जो आता है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। अब ये लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस होता है कब? यहाँ पे 1929 में होता है, ठीक है। 1928 में ये हुआ था, ये वाला सेशन हुआ था। इस सेशन में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था, मद्रास में हुआ था, ये हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अब 1929 में क्या होता है? यहाँ पे 1929 में हम लोग ये देखना है कि अब यहाँ पे क्या हुआ। अब लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन में क्या हुआ था? ये दिसंबर 1929 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, जैसे नाम से ही पता चलता है। ये क्या होता है कि मिडनाइट ऑफ दिसंबर 1929 को ये हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पे जो है इसके ये थे, हेड थे, चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे भी है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी थे यहाँ पे, ठीक है। अब यह जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? इंडियन इंडिपेंडेंस फ्लैग को जो है रेज करते हैं मिडनाइट दिसंबर 1929। ये भी सवाल पूछ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। लाहौर से 1929 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि रिवर, ठीक है। सतलज भी रहता है ऑप्शन में, लेकिन आप रवि मारिएगा, ठीक है। रवि रिवर लाहौर, यहाँ पे इंडिपेंडेंस फ्लैग को जो है ये करते, रेज करते, ठीक है। अब यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं अपना गोल को, पूर्ण स्वराज को, ठीक है, इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे देखिए खेल क्या चल रहा था। 1927 में ये हुआ। 1928 में क्या हुआ ना कि ये जो है यहाँ पे जो नेहरू रिपोर्ट है, जो जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे, जो पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू जो है ना, ये डोमिनेंट स्टेटस का डिमांड करते हैं। तो ये उसी समय जब ये ऑल इंडिया पार्टी कमेटी सेक्रेटरी के थे जवाहरलाल नेहरू, तो उसी समय बोल रहे थे। जब ये जैसे ही इनके पिताजी किए तो ये पिताजी से इनका मतभेद हो गया इस विषय में कि हमको अब डोमिनेंट स्टेटस क्यों चाहिए। ये अपने पिताजी से के अपोज में चले गए थे यहाँ पे कि नहीं, हमको जो डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो फिर गांधी जी आए, फिर बोले कि फिर इसको जवाहरलाल नेहरू को फिर समझाया, कन्विंस किया कि नहीं, 1 साल का हम लोग समय देते हैं। अगर 1 साल में ये लोग अगर डोमिनेंट स्टेटस नहीं देता है, हम लोग का डिमांड अगर नहीं एक्सेप्ट करता है, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज को लेकर के हम लोग अपना डिमांड रखेंगे। तो जब ये फिर 1 साल वेट किया गया, कि 1 साल जब वेट किया गया, जवाहरलाल नेहरू वेट किए कि भाई अगर दे दिया जाए तो सही है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, डोमिनेंट स्टेटस को लेकर के कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। नेहरू रिपोर्ट को ठंडा बक्सा में डाल दिया गया, ठीक है। तो अब ये बोले कि ना, अब यहाँ जो 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ है, और समझ रहे सीधा जो अभी इसके 1 साल पहले जो बात हो रहा था डोमिनेंट स्टेटस का, अब सीधा आता है पूर्ण स्वराज का। उनको कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। उस समय जवाहरलाल नेहरू बहुत गर्म खून के थे, एकदम बोले कि हमको पूर्ण इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद फिर हुआ क्या, क्योंकि इसके बाद फिर ये हुआ क्या कि इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या हुआ कि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी लिए क्या कि 2 जनवरी 1930 को जो है ना डिसीजन मतलब मीटिंग हुआ इसका। अब यहाँ 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज डे को ये रखा गया कि इस दिन जो है हम लोग 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज डे के हिसाब से मनाया गया। अब हर साल क्या होता था, जब 26 जनवरी आता था, 1930 को पहले मनाया पूर्ण स्वराज डे, फिर 1931 को मनाया पूर्ण स्वराज डे, 1932 को पूर्ण स्वराज डे, इस तरीके से ये जो है मनाया। अगर कांग्रेस चाहेगी ना, एक जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब भी पार्टी है, अभी फिर से 26 जनवरी 1930 को तो अपना जो है ये इंडिपेंडेंस का तो ये होता ही है कि उस समय जो है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल डे के हिसाब से जो है झंडा फहराया जाता ही है। ये 26 जनवरी 1930 को जो है ना, ये पूर्ण स्वराज डे को फिर से ये अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है, फिर से स्टार्ट कर सकती है, अगर अपना फिर से अगर पार्टी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो। क्योंकि ये अगर ये अपना बता सकते हैं कि हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में 26 जनवरी 1930 में कैसे कैसे हुआ था। खैर ये तो राजनीति का विषय है, हम लोग आगे आते हैं। 26 जनवरी हर एक साल पूर्ण संविधान दिवस के हिसाब से मनाया जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और उसके बाद आता है ये, फिर इसके बाद ये पूर्ण संविधान दिवस हो गया। फिर उसके बाद हो गया यहाँ पे, अब आते हैं प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे 1929 में हुआ क्या, डिक्लेयर क्या, ये एक रेजोल्यूशन पास किया गया। इसमें रेजोल्यूशन क्या हुआ था कि हमको नो बेनिफिट फ्रॉम द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बात चल रहा था, तो हमको ये बोला कि कोई भी बेनिफिट हमको नहीं होने वाला है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। फिर उसका था कि ऑल इंडिया कांग्रेस विल स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस व्हेन इट थिंक्स अप्रोप्रिएट। अब जो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लेकर के काम करेंगे। अभी तक हम लोग सत्याग्रह किए, सत्याग्रह का 1900 उस समय 1920 से 22 के बीच में सत्याग्रह किए, ये सब किए, नॉन कोऑपरेशन किए। फिर उसके बाद ये सब किए। अब यहाँ से बात आया कि हम लोग अब ये भी बोले डोमिनेंट स्टेटस का बात किए, वो भी नहीं दिया। अब हम लोग जो फिर से एक नया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे।
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ से आता है कि नेहरू कमेटी जो है प्लान करता है यहाँ पे नेहरू कमेटी बोलता क्या है कि हम अब डोमिनेंट स्टेटस जो है, प्लान फॉर द डोमिनेंट स्टेटस जो इसके पहले जो रखा गया था उसको अब एंड कर देता है। अब हम डोमिनेंट स्टेटस का बात नहीं करेंगे, अब हम लोग ये चाहिए स्वराज चाहिए। अब स्वराज का यहाँ का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डोमिनेंट स्टेटस नहीं हमको चाहिए। तो ये रिजोल्यूशन में पास होता है कि अब हम ये हो कि लाहौर सेशन में ही जो है ना कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो रिजोल्यूशन पास होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आता है, अब ये लोग बोल दिया कि यहाँ से अब हम लोग को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लेकर काम करना पड़ेगा। अब 1929 में हम लोग अब 30 में देखते हैं कि किस तरीके से जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेकर के आगे बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे दांडी मार्च स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 में। हम लोग को पता ही है कि दांडी मार्च, हालांकि इसके पहले फिर जो गांधी जी है कि वहाँ पे उस समय लेटर लिखते हैं गवर्नर जनरल को, फिर वो सब अभी बता नहीं रहे, वो फिर आगे अभी आएगा तो फिर उससे पता चलेगा। 12 मार्च 1930 को जो है ये स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है, अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है 12 मार्च को। और ये सिविल डिसओबीडियंस कब स्टार्ट होता है मूवमेंट को? ये होता है 5 अप्रैल को वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन एक्चुअली स्टार्ट होता है यहाँ पे 5 अप्रैल लिखा है, ये एक्चुअली होगा 6 अप्रैल, क्योंकि बीपीएससी इसके बाद पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। 6 अप्रैल इसका आंसर है, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और ये कहाँ हुआ? दांडी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे दांडी से ये स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च को स्टार्ट किए थे दांडी से, फिर यहाँ पे फिर 6 अप्रैल 1930 को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है सारण डिस्ट्रिक्ट में, इसके रिगार्डिंग लिखा बिहार में क्या जाता है कि सारण डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्दर्न बिहार में है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेकर के क्या करता है, चौकीदारी टैक्स के जो वहाँ पे चौकीदारी टैक्स लिया जाता था उसके अगेंस्ट यहाँ वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है। फिर दांडी मार्च जो स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है? वहाँ पे वहाँ दांडी पहुँच करके क्या होता है, साबरमती आश्रम से वो लोग 12 मार्च को स्टार्ट करते हैं जर्नी। फिर 6 अप्रैल को जो है दांडी पहुँचते हैं, 5 अप्रैल को दांडी पहुँच जाते हैं। और जो 6 अप्रैल होता है उस दिन क्या करते हैं गांधी जी, नमक का वहाँ पे नमक बना करके, नमक उठा करके वहाँ पे बोलते हैं कि साल्ट जो है अब यहाँ पे हम लोग का हथियार बनेगा और हम साल्ट के लॉ को ब्रेक करते हैं, ठीक है। साल्ट के एक्चुअली रिगार्डिंग इसमें लो क्या था कि ना कि हर कोई जो सरकार जो है ना, सरकार जो साल्ट बनाया जाएगा, सरकार उस पर टैक्स लेती थी, साल्ट पे भी जो है टैक्स लेती थी, जबकि साल्ट तो जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है लाइफ के लिए। अब इस पर भी सरकार टैक्स लेती थी। तो अब ये साल्ट का था कि साल्ट हर जगह हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो ये हो। अब इस पर टैक्स लिया जाता है तो इससे क्या होता है कि आम जनता को असर पड़ता है और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी असर पड़ता है। इसीलिए साल्ट को जो यूज किया गया वेपन के तरफ गांधी जी के द्वारा। और फिर उसके बाद फिर ये साल्ट को वहाँ पे साल्ट बनाने को लेकर के ना उस पर भी टैक्स था कि अब जो लोकल एक्चुअली होता क्या था कि जहाँ साल्ट बनता था ना, ब्रिटिशर्स के आने के पहले वहाँ पे जो लोकल लोग जो साल्ट बनाते थे वो आराम से साल्ट बनाते थे और साल्ट बेचते थे, उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं था, ना बनाने का टैक्स ना बेचने का टैक्स। लेकिन ब्रिटिशर्स सब आ गए ना, अब वहाँ से भी बेनिफिट उठा लिए। अब तुम साल्ट बनाओगे उस पर भी टैक्स होगा, जो बेचोगे उस पर भी टैक्स होगा तुम्हारा। तब यहीं पे बोलते हैं तो साल्ट के लोग को ब्रेक करते हैं। अब हम कोई टैक्स नहीं देंगे, हम लोग जो है खुद से साल्ट बनाएंगे बिना टैक्स दिए ही, ये स्टार्ट करते हैं दांडी से, ठीक है। तो यहाँ पे साल्ट लॉ को अब ब्रेक करते हैं। अभी तक इसके पहले नॉन कोऑपरेशन में लॉ ब्रेक नहीं हो रहा था, बस हम अब सरकार के खिलाफ, सरकार का हम कोई मदद नहीं लेंगे। सरकार अगर इस रास्ता से जा रही है तो हम दूसरा रास्ता बना लेंगे। सरकार का एक एजुकेशन सिस्टम है तो हम दूसरा एजुकेशन सिस्टम बना लेंगे। सरकार का अपना जुडिशरी सिस्टम है, हम अपना जुडिशरी सिस्टम बना लेंगे। अगर मेरे आदमी को तकलीफ होगा तुम्हारे जुडिशरी के पास नहीं आएगा, इस जुडिशरी के पास आएगा। तो हर एक चीज़ पैरेलली कर रही थी, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन में। अब सीडीएम में क्या बोले कि ना जो भी सरकार का कानून है उसको अब हम अपोज करेंगे, तो उसको तोड़ेंगे। तब यहाँ साल्ट लॉ से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सितंबर 1932 में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है सेटअप करते हैं गांधी जी। कब करते हैं? सितंबर 1932 में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कब करते हैं? 1932 में करते हैं ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है। इस जब भी ये ऑप्शन होगा ना, इसके जगह पे आपको जो है ये बी आर अम्बेडकर का भी नाम आएगा। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग कौन स्टार्ट किया था? तो अधिकतर लोग क्या होता है कि अनटचेबिलिटी से बी आर अम्बेडकर को जोड़ लेते हैं और बी आर अम्बेडकर ऑप्शन को टिक लगाकर आ जाते हैं और उसका फाइनली आंसर गलत होता है। तो यहाँ पे जो होता है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग 1932 में किनके द्वारा स्टार्ट किया था? गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया था। और जब भी अम्बेडकर जी का नाम आएगा तो वो अनटचेबिलिटी वर्ड यूज़ नहीं करता, वो डिप्रेस्ड क्लास यूज करता, डिप्रेस्ड वर्ड। जब भी डिप्रेस्ड वर्ड आएगा ना तो वहाँ पर आ जाएगा अम्बेडकर का नाम, अम्बेडकर जी का नाम आएगा, ठीक है। और जहाँ अनटचेबिलिटी का नाम आएगा या हरिजन का नाम आएगा
ठीक है, वहाँ पे नाम आएगा गांधी जी का। देखिए अब ये हरिजन वर्ड जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ये हरिजन पेपर जो है वीकली न्यूज़पेपर ये गांधी जी के द्वारा ही पब्लिश किया जाता था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इवेंट क्या हुआ था कि यहाँ पे ये 5 जब 12 मार्च को यहाँ से स्टार्ट किया 6 अप्रैल को हुआ था, फिर 5 मई 1930 को ना महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और उनको यरवदा जेल में रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, यरवदा जेल में कौन रखा गया? महात्मा गांधी जी को। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी अब्बास तैयब जी बिकम द लीडर ऑफ द मूवमेंट। हाँ, जब गांधी जी वहाँ से अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर अब्बास तैयब जी जो है ना वो मूवमेंट को लीड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जब अब्बास तैयब जी जब अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर सरोजनी नायडू जो है इस मूवमेंट को लीड करती है फ्रॉम द रेड ऑन द दर्शाना साल्ट वेयर हाउस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू कहाँ करते हैं? दर्शाना राट, पहले गांधी जी की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले जो है ये बार बार आ क्यों जा रहा? ठीक है, पहले गांधी जी किए, फिर उसके बाद किए हैं कि ये अब्बास तैयब जी किए, फिर उसके बाद फिर किए हैं अपना सरोजनी नायडू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फैक्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी के बाद कौन सा ऑप्शन में अब्बास तैयब भी रहेगा, सरोजनी नायडू भी रहेगा, तो सरोजनी नायडू जी भी की थी। और यहाँ सरोजनी नायडू जी के साथ इनके जो है मोहन लाल, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, इनके साथ महात्मा गांधी जी के जो बेटे थे जो मोहन लाल है वो भी इनके साथ थे। ये लोग दर्शाना साल्ट वेयर हाउस से स्टार्ट किया था 21 मई को। ठीक है, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में क्या हुआ था कि खुदाई खिदमतगार जो है वहाँ पे इसका फाउंडेशन किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया था अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये किनके द्वारा किया गया था? अब्दुल गफ़ार खान का। इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रोटेस्ट जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, अभी ऑल इंडिया लेवल में जो वहाँ पे जो लोकल लीडर थे ना अपने एरिया में इसी के सिमिलर जो है प्रोटेस्ट करते। जगह कहीं पे अगर साल्ट अवेलेबल है तो वहाँ पे साल्ट लो को ब्रेक करते हैं, जहाँ पे जो लो अवेलेबल है और वो लो जो है आम जनता से सभी से जुड़ा हुआ उस लो को ब्रेक करते हैं। जैसे कि चौकीदारी टैक्स है, वो सब आम जनता को लिया जा रहा था, तो उस चौकीदारी टैक्स को ब्रेक करते थे। जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है वहाँ पे फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया जा रहा था। जहाँ पे लिटोरल स्टेट है, जहाँ पे समुद्र है, जहाँ पे नमक बनाया जा सकता है, वहाँ पे नमक के लॉ को ब्रेक करते हैं। तो ऐसे हर बहुत सारा जो है लॉ को जो है ब्रेक किया जा रहा था। ठीक है, कहीं पर टैक्सेशन सिस्टम था तो उस टैक्सेशन सिस्टम को ब्रेक किया जा रहा था। बस अब सरकार के नियम को तोड़ना यही था। अब देखिए यहाँ पे कि यही मेन था। अब यहाँ पे देखिए खुद जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहाँ पे जो है कि ये खुदाई खिदमतगार जो है वहाँ पे क्या सेटअप फाउंडेशन किया गया किसके द्वारा? अब्दुल गफ़ार खान, और वहाँ पे जो है ये प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया गया। मणिपुर में क्या है? जिया तरंग मूवमेंट लाया गया और इसका लीडरशिप थे रानी गंडे नीलू करके। ठीक है, ये नागा ट्राइब के थे रानी गंडे नीलू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, मणिपुर में मतलब कि फीमेल फिगर बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे कि हमारी जो मेरी कॉम है वो भी मणिपुर की है, रानी गंडे नीलू भी है वो भी मणिपुर की है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ये मिलता है, मतलब महिला को मतलब कि बहुत ज़्यादा ये हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं गांधी इरविन पैक्ट पे। गांधी इरविन पैक्ट क्या है? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में ये स्टार्ट हुआ था। इसके मेडिटेटर कौन कौन थे? इसके मेडिटेटर थे जो है तेज बहादुर सप्रू और एम आर जेंकर। जब 1930 में जब इनको जेल भेज दिया गया, सबको ये सब जेल भेज गया, लेकिन तब भी प्रोटेस्ट चलते रहा ऑल ओवर इंडिया में। तो अब यहाँ पे अब आया इरविन बात करने के लिए। ये लोग तानाशाह सरकार था। ये लोग के कान में मतलब कि ना कि बात समझ में नहीं आता जब तक ये लोग को एकदम अति नहीं हो जाए। तो ये लोग अति का इंतज़ार करता है। तो अब लोग अति कर दिया तो अब फिर सब बैठ रहा है कि हाँ अब बैठेंगे, बात करेंगे, आपका बात सुना जाएगा, ये है वो है। वही बात है, प्यार से बात नहीं समझता है लोग, अति का इंतज़ार करता है। तो अब आता है मेडिटेटर कौन है? तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयंकर। ठीक है, एम आर जयंकर, ये दोनों मेडिटेटर था। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार बहुत बार पूछा जा चुका है, एकदम इंपॉर्टेंट है। कौन कौन मेडिटेटर थे? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, इरविन आई से होता है और ये होता है। ठीक है, 1। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक, इंपॉर्टेंट, तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयंकर। डायलॉग कब स्टार्ट हुआ था? फरवरी 1931 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ? दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। 5 मार्च 1931 को फिर ये पैक्ट साइन हुआ था। इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। और यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे सरोजनी नायडू जो है ना, मतलब कि गांधी और इरविन को 2 महात्मा का संज्ञान दिया गया था। जैसे ये गांधी इरविन पैक्ट जब साइन हुआ था ना, तो इसमें बोलते हैं गांधी और इरविन 2 महात्मा हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जो 2 महात्मा सरोजनी नायडू को के द्वारा बताया गया था कि कौन कौन थे, तो गांधी और इरविन था। ठीक है, और इरविन की जगह पे कोई दूसरा नाम भी दे सकता, मोहम्मद अली जिन्ना भी दे सकता। तो उस जगह पे आपको याद रखना पड़ेगा, यानी गांधी और इरविन था। उस समय ये जो सरोजनी नायडू है, ये दोनों को महात्मा का संज्ञा दिया गया था। ठीक है, अब आता है फैक्ट ऑफ गांधी
क्योंकि अब सरोजिनी नायडू क्यों अचानक से आ गया कि सरोजिनी नायडू जो है ना 1925 में ऑल इंडिया कांग्रेस की पहली जो है इंडियन वोमेन जो है ये बनी थी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब वहीं से अब जो है सरोजिनी नायडू का भी कैंडिडेचर अब इनका जो वेटेज बढ़ने लगा था। अब इनका बात को भी जो है आदमी जो है अब ये बहुत सीरियसली ले रहा था और ये आगे भी अपना ये फैन फॉलोइंग अपना बढ़ा रही थी। और हम लोग पता है कि आज़ादी के बाद सरोजिनी नायडू को जो है उत्तर प्रदेश सरकार का जो है गवर्नर बनाया गया था। ये फैक्ट ऑफ गांधी क्या है, एडविन फैक्ट का। अब यहाँ पे देखिए, कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी वाज रेडी टू सस्पेंड द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अब जो यहाँ पे एडविन फैक्ट साइन हुआ, अब यहाँ पे गांधी जी रेडी हैं, सस्पेंड कर देंगे अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। इस फैक्ट में ये बात था। और लेकिन इन रिटर्न क्या मिलना चाहिए, इन रिटर्न है जो भी प्रिजनर को जो है जेल में भेजा गया है, ठीक है, जो वायलेंस इस्तेमाल नहीं किए हैं उसको आप जो है बाहर निकालिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे विथ वाज नो चार्ज ऑफ वायलेंस, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। इसमें वायलेंस जो इस्तेमाल नहीं किए हैं उसको निकालने का बात किया गया है, सबको बात नहीं किया गया। यहाँ पे अगर से विथ ऑल प्रिजनर हो जाएगा वार्ड, बस अगेंस्ट वे खाली ये लिख देगा ना, ऑर्डर ऑफ रिलीज ऑल प्रिजनर ऑफ वार, तो आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको मेंशन करना पड़ेगा कि जो चार्ज ऑफ वायलेंस से में इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका कई बार, इसको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसा बीपीएससी पैटर्न कर रही है ना, तो ये सब अब और अच्छे से रहना चाहिए याद। अब राइट टू पीसफुल धरना एट द फॉरेन क्लॉथ एंड द लिकर शॉप, ठीक है। ये इनका अब ये इनको पीसफुल मतलब कि अब ये राइट मिल गया है कि हम जो है विदेशी कपड़ा और जो है लिकर शॉप को जो है हम ये कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं उसके खिलाफ, उसके ऊपर हम धरना डाल सकते हैं, उसके अपोज कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, ठीक है, क्योंकि इससे इस दोनों से बहुत पैसा कमाती थी, ब्रिटिश रेवेन्यू बहुत जनरेट कर रही थी, ठीक है। परमिशन, भारत में लीकर का आदत यही लगाया था, ब्रिटेन ही लीकर का आदत लोगों को लगा दिया था। और अभी भी सच है कि लीकर का आदत इस कदर का है कि इससे अच्छा खासा लाखों में रेवेन्यू जनरेट हो रहा। अब परमिशन वाज गिवन टू मेक अ साल्ट विदाउट पेइंग साल्ट टैक्स इन सी साइड स्टेट। वही अब जो बोल रहा है कि जो समुद्र के सटे हुए जो राज्य है, अब वहाँ पे इनको परमिशन दे देगा कि अब वो लोग साल्ट बना सकते हैं वहाँ के लोग, ठीक है, जो उधर रहते हैं, और उनको कोई भी साल्ट टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। पहले ये नहीं था, ठीक है। अब कांग्रेस रेडी टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब कांग्रेस जो है सेकेंड राउंड टेबल ये सारा चीज़ पूरा कर जाएगा, अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंटर करेगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मतलब कि कांग्रेस ये इन्वॉल्व नहीं था, और वो फर्स्ट राउंड टेबल क्योंकि कांग्रेस उसमें इन्वॉल्व नहीं था और बगैर कांग्रेस का ही लोग मीटिंग कर दिया था, लेकिन उसका जो आउटकम निकला ना, तो लेकिन वो आउटकम से कोई किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर, अब लोग समझ गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। अब इसको अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना, तो हम लोग का कोई बात का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अब इसलिए ये लोग जो है गांधी से बात कर रहा है। अब ये लोग भी समझ गया कि इसका वैल्यू भी बढ़ गया, अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाएगा बात करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द इरविन बायोग्राफर एलन कैंपबेल जॉनसन, महात्मा गांधी बेनिफिट्स इन द गांधी इरविन पैक्ट वाज, क्या है कि महात्मा गांधी बेनिफिट इन द गांधी इरविन पैक्ट वाज कॉन्सोलेशन प्राइज, ठीक है। ये मतलब कि उसके बायोग्राफर जो लिखा है उसके उसमें इसका जिक्र होता है कि ये महात्मा गांधी का जो बेनिफिट होता है ना, गांधी इरविन पैक्ट में एक तरह का कॉन्सोलेशन प्राइज के तरह इसको संज्ञा दिया जाता है कि एक तरह कॉन्सोलेशन प्राइज है, ठीक है, इसको भी दे देते हैं, ठीक है। अब वायसराय इरविन जो है रिलीज किया है गांधी फ्रॉम द प्रिजन ऑन 26 जनवरी 1931 में, ठीक है। ये इरविन जो है इसको रिलीज किया था गांधी को, कब किया था, 26 जनवरी 1931 को, ठीक है। जो 1905 में 1930 को हम लोग देखे थे ना कि जो उसको जो है जेल में डाल दिया गया था, इलाहाबाद जेल में, और उसके बाद इसको 26 जनवरी 1931 को रिलीज किया गया था। कौन रिलीज किया था, इरविन, ठीक है। अब द हीरो ऑफ फेमस पेशावर इंसिडेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर 1930 वाज द वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पेशावर इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था, हालांकि ये बीपीएससी के सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार ऐसा देख लेते हैं कि जो पेशावर इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे उसका जो मेन प्रोमिनेंट फिगर निकल के आया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया है, वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, वहाँ का लोकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर बन के उभर गया था। आफ्टर द फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस गांधी गेव द इम्पोर्टेंस टू क्रिएटिव प्रोग्राम, ठीक है। जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस जब मूवमेंट फेलियर हो जाता है, अब फिर से जो गांधी जी है ना क्रिएटिव प्रोग्राम को लेकर के चलते हैं। क्रिएटिव प्रोग्राम का मतलब यहाँ पे होता है अब फिर से जो है आम जनता के पास जाएंगे, उनका क्या समस्या है, लोकल क्या समस्या है, उनसे अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करेंगे, उसका चीज़ों को समझेंगे, उसके लिए कुछ काम करेंगे, क्रिएटिव प्रोग्राम। अब फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, और फिर जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो फिर जब अब सरकार के खिलाफ जो है मतलब कि बिल्कुल हो सकता है कि खड़ा करे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो यहाँ ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है खासकर, क्योंकि जो ये सब जो लीडर को है, लीडर को अपना समय के साथ वैल्यू अपना मेंटेन रखना पड़ता है, और लीडर अपना वैल्यू तभी मेंटेन कर पाएगा जब वो जो है आम जनता से कनेक्टेड फील रह पाएगा। तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अगर मूवमेंट सक्सेस मिल गया तो बढ़िया है, अगर सक्सेस नहीं मिला तो फिर हम जाएंगे ऑन ग्राउंड, लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करेंगे कि मूवमेंट जो है हर समय एक ही फेज में नहीं रह सकता, हर समय एग्रेसिव के फॉर्म में नहीं रह सकता। एक बार एग्रेसिव होता है, फिर नीचे जाता है, फिर उसके बाद हम लोग मेंटेन करते हैं एक फ्लो, फिर उसके बाद फिर एग्रेसिव जाता है, ये एक नियम ही है। तो अभी ये हो गया कि फिर से अब ये क्रिएटिव प्रोग्राम करते हैं गांव में जाकर, और अपने टीम को भी बोलते हैं कि जाके क्रिएटिव प्रोग्राम। और फिर आता है कराची सेशन होता है 1931 में, 26 से 31 मार्च 1931 में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो गांधी एडमिन पैक्ट का अप्रूवल मिल जाता है, प्रेसिडेंट इसके रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। और हम लोग को पता है कि 23 मार्च 1931 को भगत जी का जो है ये फांसी में चढ़ा दिया गया था, सुखदेव जी थे और साथ राजगुरु भी थे, तो ये तीनों को फांसी दे दिया गया था। अब हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि उसी समय 26 से 31 के बीच में क्या होता है कि कराची सेशन होता है। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन क्या पास होता है, फंडामेंटल राइट का रिजोल्यूशन और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब ये कितना बार पूछा गया नहीं कर सकते, इसको तो याद रहना चाहिए। तो हम अगर नींद से उठाकर पूछे ना तब भी बोलेंगे कि हाँ, फंडामेंटल राइट का और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का जो रिजोल्यूशन है वो कहाँ पास हुआ था, 1931 में कराची सेशन में, ठीक है। और गांधी जी का वर्ड क्या था, गांधी कैन डाई बट गांधीजम कैन नॉट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का ये खुद का वर्ड था। और फर्स्ट टाइम जो है पूर्ण स्वराज जो है डिफाइन किया गया था कांग्रेस के द्वारा, पूर्ण स्वराज है क्या। अब इस और दूसरी चीज़ क्या था, रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है इसको ड्राफ्ट किए थे जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जो रिजोल्यूशन पास हुआ ना, इस रिजोल्यूशन का जो ड्राफ्ट है, इस रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट किए थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और जो ये पास हुआ था ये इनके प्रेसिडेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस जो है कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 19, द कल्मिनेशन ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलरिटी एंड द रिस्पेक्ट, ठीक है। जो कराची सेशन हुआ है सुभाष चंद्र बोस जो है कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931 है, इसका महात्मा गांधी के पॉपुलरिटी और रिस्पेक्ट को बढ़ा देता है, ठीक है। ये बोलते हैं ये कल्मिनेशन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, फर्स्ट राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस है ये अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट राउंड यहाँ पे ये जो इवेंट होता है ये कब होता है, 12 नवंबर से लेकर 19 जनवरी 1931 के बीच में ये होता है। अब ये स्पेशल सेशन, इसमें क्या था, कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिश्चियन बाय केटी पॉल, इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस बाय ब्रिटिश एम्परर, प्रेसिडेंट रैमसे मैकडोनल्ड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि 1931 में ये 12 नवंबर 1930 और जो है 19 जनवरी 1931 के बीच में ये इवेंट हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसमें जो है रैमसे मैकडोनल्ड जो है प्रेसिडेंट थे उस समय, और जो है इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की थी। और इसमें क्या हुआ, ये कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था 89, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन है। तेज बहादुर सप्रू थे, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर, मुंजे और MR जयंकर। मुंजे के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, ये जो है लेबर कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे। अब आते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग को इसके पहले गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन हुआ था। अब गांधी जी रेडी हो गए थे कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। अब ये पीरियड कब से क्या हुआ, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। मतलब गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1869 का था, मतलब अपना जन्मदिन वही मनाए होंगे ये। अब पार्टिसिपेशन जो है इसमें कौन कौन थे, सरोजिनी नायडू थे, एनी बेसेंट थी, और मदन मोहन मालवीय जी थे, और गांधी जी भी थे। द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस यही थे, गांधी जी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ही रिप्रेजेंटेटिव थे, गांधी जी को ही भेजा गया था। अब ये लंदन गए थे बाय SS राजपूताना शिप से, ठीक है, SS राजपूताना शिप से के गए थे, और वहाँ पे कि लंदन के किंग्सले हॉल में वहाँ पे अरेस्ट किए थे ये, ठीक है। गांधी जी स्टेटमेंट ऑन हिज रिटर्न होम, मतलब कि इट इज़ ट्रू डेट आई हैव रिटर्न एम्प्टी हैंड, मतलब एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था कि कम्युनल ये कन्फ्लिक्ट मतलब लाइन पे जाकर ये जो है कोई फाइनल कंक्लूजन पे कुछ बन नहीं पाया बात। वहाँ पे कंक्लूजन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ ना, तो कम्युनल लाइन पे बात जो है कन्फ्लिक्ट में ख़त्म हो गया कि चलो हम किसी का कोई एक राय बना ही नहीं। तो
तो वहाँ से क्या हुआ कि कोई डिसीजन बना ही नहीं, और फिर वहाँ से क्या होता है, गांधी जी खाली हाथ यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब वहाँ से वही जब उसी में बोलते हैं कि ये सही बात है कि हम वहाँ से जो है खाली हाथ है, बट आई एम सेटिस्फाइड एट द फ्लैग विच वाज हैंडेड ओवर टू मी, जो मतलब कि जो जिम्मेदारी इनको दिया गया था वाज नॉट लेट, मतलब उसको उसके लेकर हम नहीं झुके हैं, एंड इट्स ऑनर वाज नॉट कंप्रोमाइज, ठीक है। मतलब जो भी ये लोग पहले सोच के गए थे कि हम ये सब बात में लेकर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो वो इस चीज़ को जो है ना वहाँ पे अपने बात को अच्छे से रखें और अपने बात पे भी कायम रहे, वहाँ पे जाके कंप्रोमाइज़ नहीं कर लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है यहाँ पे ये 1932 में होता है, दिसंबर 24 में आता है। इसमें कांग्रेस जो है इस कॉन्फ्रेंस को ही बॉयकॉट करता था इसमें, तो फिर मतलब कि कांग्रेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब ये हुआ कि कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट, अब किसके बारे में पढ़ते क्या होता है। अब ये जब 16 अगस्त 1932 को जब रैमसे मैकडोनल्ड अनाउंस करता है कम्युनल अवार्ड, जो कि कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये 16 अगस्त 1932 को ये जो रैमसे मैकडोनल्ड, हम लोग यहाँ भी पढ़े ना, रैमसे मैकडोनल्ड जो उस समय का यहाँ का प्रेसिडेंट था ब्रिटेन का, ठीक है, वो बोलते हैं कि कम्युनल अवार्ड हम मतलब कि लागू करेंगे। अब ये है क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला कि ना कि दलित, अब जो है दलित, पहले हम लोग पढ़े थे ना कि जो 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो हुआ था कि 1909 में बोला कि हम जो है मुस्लिम को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था, ठीक है, जिसके चलते हिंदू मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस बढ़ गया था। क्या मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब हुआ कि अब जो मुस्लिम जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसको वोट जो है मुस्लिम ही कर सकता है, उसको हिंदू जो रहेगा रिलीजन से या दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है उसको वोटिंग नहीं कर सकता, उसको सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को जो है मुस्लिम ही लोग वोट करेगा, ठीक है। और प्लस कि ऐसा, और ये है कि जो मुस्लिम लोग को ये भी दे दिया गया कि तुमको एक जगह, मतलब एक पर्टिकुलर एक एरिया या कहीं से भी है कि हम बिलोंग करेगा, वहाँ पे मुस्लिम लोग ही खड़ा होगा और मुस्लिम लोग ही वहाँ पे वोट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ ये क्या करता है, अब हम जिसके वो मेन कारण बनाता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। और यही सेम काम जो है कम्युनल अवार्ड कर रहा था दलित को, बोला कि दलित लोग को हम क्या कर देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे, मतलब कि अब वो एक पर्टिकुलर कोई जगह होगा वहाँ सिर्फ दलित लोग ही खड़ा हो सकता है और उस एरिया से सिर्फ दलित लोग ही दलित को वोट कर सकता है। ऐसा नहीं कि वहाँ से और कोई नहीं खड़ा सकता, दूसरा हिंदू नहीं खड़ा, हिंदू भी खड़ा सकता है, लेकिन हिंदू को वोट दलित नहीं करेगा और दलित को वोट हिंदू नहीं करेगा, मतलब रेस्ट ऑफ हिंदू जो कहा जाता है दलित के अलावा। तो अब दलित को जो है सिर्फ दलित ही वोट करता है, यही चीज़ बोला गया था इसमें कम्युनल अवार्ड में। लेकिन इसी में गांधी जी बोले कि नहीं, ये फिर तुम वही खेल खेल रहे हो, मतलब कि जिससे हिंदू मुस्लिम को तुम आपस में सेपरेट कर दिए, अब तुम जो हिंदू से जो है दलित को तुम सेपरेट कर दोगे। तो इसको लेकर के जो है गांधी जी कंप्रोमाइज़ नहीं किए, बोले कि ना हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब गांधी जी क्या हुआ, अब जैसे ही ये कम्युनल अवार्ड को जो अनाउंस किया गया तो गांधी जी बोले कि ना हम अब जो है ये फास्ट अनटू डेथ, यहाँ फर्स्ट फास्टिंग नहीं होगा, ये इसके पहले वो जो मतलब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी जो है ना फास्ट अनटू डेथ किए थे, ये दूसरा बार जो है फास्ट अनटू डेथ हुआ था, ये पहला नहीं, ये सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि ये बोले कि नहीं, ये फिर जो है तुम जो है ये जो कम्युनल तुम जो टेंशन क्रिएट कर रहे हो इसको ख़त्म करो। बोले कि नहीं, तुम इसको कम्युनल अवार्ड ख़त्म करो, तुम रिजर्वेशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस जगह से तुम जो है सिर्फ दलित को ही उठाओ, और दलित को, लेकिन वोट सिर्फ दलित नहीं करेगा, दलित को वोट हर कोई करेगा, ये इसके इनका कहना था। हम कोई सीट रिजर्व कर दो कि हाँ 500 में 100 सीट जो है दलित लगे, अब पूरा जो है 100 सीट में दलित ही खड़ा हो सकता है, लेकिन दलित को सब कोई वोट कर सकता है। तो ये चीज़ वही बोलते, यही बोल रहे थे, इसके लेके ये फास्ट अनटू डेथ में चले गए थे, ये दूसरी बार हुआ था। तो फाइनली क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन होता अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में कि ना 24 सितंबर 1922 को कि ना कि एज ए पूना पैक्ट या यरवदा पैक्ट के नाम से ये जाना जाता है। कि यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे होता है कि ये सॉरी इसमें पूना पैक्ट में क्या होता है कि दो यहाँ पार्टी का सिग्नेचर होता है। एक तो होता है कि दलित का ऑन बिहाफ ऑफ दलित में अम्बेडकर इसमें इस पैक्ट पर साइन करते हैं, और ऑन बिहाफ ऑफ हिंदूज में मदन मोहन मालवीय और दूसरे लोग भी साइन करते हैं। और इसमें महात्मा गांधी साइन नहीं करते पैक्ट में, हाँ महात्मा गांधी जबकि इस कम्युनल अवार्ड के लिए पूरा ये फास्ट एंड टू डेथ करते हैं, लेकिन जब पैक्ट बना, पैक्ट में महात्मा गांधी साइन किए ही नहीं, ठीक है। और इसमें पैक्ट में यही होता है, इसमें पैक्ट के बारे में बताया नहीं, इस पैक्ट का यही फीचर्स होता है ना कि इसमें जो है सर्टेन सीट जो है अब जो है दलित को लेकर रिजर्व कर दिया गया, रादर देन जो है सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया, दलित अब रिजर्व के लिए सीट रिजर्व हो गया। अब दलित जो है को जो हर कोई वोट कर दे सकता है, लेकिन उस जगह सीट से दलित ही खड़ा होगा। तो ठीक है, ये बात हो गया। अब आते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्या है कि ये मई 1934 में ये बना था, 1934 पटना में,
ये याद रखना पड़ेगा। मैं 1934 में बना गया था पटना में, ठीक है। यहाँ पे सेपरेट मीटिंग ऑफ सम मेंबर्स ड्यूरिंग द कांग्रेस कमेटी मीटिंग, यहाँ पे फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को मिल गया था, फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला था यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला था किसको? ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को, ठीक है। अभी ये ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी का मीटिंग 1934 पटना में हुआ, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला था ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को। यहाँ पे ये याद रखिएगा, सोशलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है। अब देखिए सोशलिज्म किस तरह से प्रमोट हो रहा है, क्योंकि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये सब सोशलिस्ट प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा ये लेके चल रहा था। अब यहाँ से अब ये लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इंटरनेशनल कांग्रेस में। अब यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो देखिए अब यहाँ पे गठन किया गया। अभी यहाँ पे अक्टूबर से नवंबर में 1934 में फिर बॉम्बे में हुआ, फिर पॉलिसी और एक्शन सिस्टम को डिसाइड किया गया क्या है, अब ये ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में रहेगा, ठीक है। अब जनरल सेक्रेटरी कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल सेक्रेटरी कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और प्रेसिडेंट थे नरेंद्र देव। ये कितना बार बीपीएससी पूछ चुका है। अगर जब हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे ना, कवर करेंगे, तो उसमें भी ये चीज़ पढ़ना पड़ता है कि कौन कौन थे नहीं थे। अब यहाँ पे देखिए जनरल सेक्रेटरी कौन है? जनरल सेक्रेटरी है आपका जयप्रकाश नारायण, और प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र देव। ये हमेशा कन्फ्यूजिंग में दे देता है कि कौन है जनरल सेक्रेटरी, तो उसमें क्या देता है? जयप्रकाश नारायण भी ऑप्शन में रहेगा, नरेंद्र देव भी रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। जो प्रेसिडेंट है ना वो नरेंद्र देव थे, ठीक है। अब जनरल सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए जनरल सेक्रेटरी ना बहुत बड़ा वर्ड है इन कंपेयर टू प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जयप्रकाश नारायण बड़ा वर्ड है इन कंपेयर टू नरेंद्र देव, तो इस तरीके से जनरल सेक्रेटरी बड़ा वर्ड है और ये जयप्रकाश बड़ा है ना, ये बड़ा वर्ड है। प्रेसिडेंट छोटा वर्ड है, नरेंद्र देव छोटा नाम है। अधिकतर लोगों को ये दो नाम याद रहता है, लेकिन कन्फ्यूज होता है कौन कौन था कौन कौन नहीं था। तो इस तरीके से ये हम ट्रिक आपको बता दिए कि ये इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जयप्रकाश नारायण क्या होता है कि ये 1934 में क्या था, ये ऑल इंडिया कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है पटना में, वही है जो सोशलिस्ट पार्टी को समाजवादी पार्टी बोल रहा है, ठीक है। अब ऑल्सो रिलेटेड तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के भी मतलब कि यहाँ पे गठन करने में काम किए थे। इनको जो है इनके बारे में जब हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें ज़्यादा रहेगा। तो टाइटल मिलता है लोकनायक को मिलता है। अब इसका रोल क्या था कि क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ मिल करके और अरुणा असफ अली के साथ मिल करके जो एक सीक्रेटली जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, नेपाल में जा करके जो है उस मूवमेंट को आगे चलाते हैं, ठीक है। 5 जून 1974 में क्या होता है, ये क्या होता है टोटल रिवॉल्यूशन को कॉल करते हैं, कहाँ पे? गांधी मैदान, ठीक है। यहाँ पे टोटल रिवॉल्यूशन ये इंपॉर्टेंट है, 1974 में किया था, ठीक है। कि यहाँ पे किया था और इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। तो ये हुआ एक्चुअली हुआ क्या था ना कि ये इंदिरा गांधी के ऊपर जो है ना मतलब कि इलेक्शन को लेकर के वर्डिक्ट आया था कि ना कि ये जो है मतलब सही तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ है, तो उसी को लेकर के ना इनको घेरा जा रहा था कि क्या है नहीं है, इस तरीके का क्यों किया गया था। तो इसके रिगार्डिंग लेके टोटल रिवॉल्यूशन लाया गया था और जो कि बाद में फिर तख्ता पलट भी हुआ इसके बाद, ठीक है। ये हो गया। अब आते इवेंट आता है कि यहाँ पे जो है गांधी रिवन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी जी को ये भगत जी को कब हैंग किया था? 23 मार्च 1931 को। कराची सेशन कब हुआ था? 1931 को। इसमें देखिए गांधी रिवन पैक्ट का एग्जैक्ट डेट नहीं, अगर 1931 है ये याद रखिएगा, ठीक है। भगत सिंह का जो है 23 मार्च 1931 एकदम याद रखिएगा, ठीक है। और हमको ये याद रखिएगा कि ना कि ये गांधी रिवन पैक्ट का जो है यहाँ पे साइन हुआ था पहले ही, 5 मार्च को ही साइन हो गया था, ठीक है। अब वहाँ पे आता है कि कराची सेशन जो है कांग्रेस का यहाँ पे हुआ था 26 मार्च 1931 को, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। और पूना पैक्ट 1932 को, 1932 याद रखिएगा, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दे देगा क्रोनोलॉजी पूछ देगा। तो गांधी रिवन पैक्ट पहले साइन हुआ, ठीक है, फिर भगत सिंह को जो है सूली पे चढ़ाया गया, फिर उसके बाद कराची सेशन हुआ, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट में पूना पैक्ट 1932 को हुआ था, ये एकदम ऐसे याद रखना ही होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या आता है कि जैसे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट का भी वर्ड जैसे बी आर अम्बेडकर करते थे, तो शेड्यूल कास्ट जहाँ जहाँ वर्ड होगा तो बी आर अम्बेडकर का हो जाएगा। तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कब हुआ था? 1942 में, इंपॉर्टेंट है एकदम, ये भी क्रोनोलॉजी में पूछा जा चुका है, मतलब ये भी बी आर अम्बेडकर मारना है। फिर द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश इन द ईयर 1926 अंडर द चेयरमैन ऑफ MC राजा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को कब ये हुआ गया था? 1926 में किया गया था, ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है। इसका चेयरमैन कौन था? MC रज्जा जो है इसके चेयरमैनशिप था, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी ठीक है, ये याद रहे, ये नाम अगर नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1926 ये याद रहे, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है। अब हिस्ट्री टेल्स महात्मा गांधी ब्लोज
डस्ट लाइक अ मोमेंट्री घोस्ट बट डज नॉट रेज द लेवल, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ बी आर अम्बेडकर। अब ये स्टेटमेंट है, अब ये इसको याद करके रख लीजिए, अब इसमें इसका कोई उपाय है नहीं है, ठीक है। अम्बेडकर जी जो है गांधी जी के बहुत सारे पॉइंट से मतलब कि अगेंस्ट भी रहते थे, इसीलिए थोड़ा कहीं अगर महात्मा गांधी के अगर अगेंस्ट का बात आएगा ना तो आप सोच सकते हैं कि मे बी ये हो सकता है कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा अगर हो सकता है बोला गया हो, ठीक है। ही अब ये देखो, ही वाज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, ठीक है। अब बाबू जगजीवन राम, ठीक है, बाबू जगजीवन राम जो है यहाँ पे ये ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग का ये फाउंडर थे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, ये ठीक है, मतलब कि इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ एक बार माइंड में रहे ये है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब हुआ था? 1926 में। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हुआ था। अब आते हैं प्रोविंशियल इलेक्शन और कैबिनेट फॉर्मेशन का बात आता है। अब यहाँ पे क्या था, 1935 में जब एक्ट आ गया हम लोग का, हम लोग पढ़े थे ना कि इंडियन एक्ट जो 1935 में आया था, उसके आधार पर फिर से इलेक्शन किया गया, ठीक है। उसका फिर अब 1935 के एक्ट का फीचर्स क्या हुआ फिर वो अलग विषय हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं कि 1937 में हुआ क्या। अब यहाँ पे 1937 में कांग्रेस कमेटी जो है फॉर्म किया गया था, कहाँ पे? 6 प्रोविंस में, ठीक है। 6 प्रोविंस में जो है मतलब यहाँ पे कांग्रेस जो है जीती थी। कहाँ पे? मद्रास में, बॉम्बे में, सेंट्रल प्रोविंस उड़ीसा में, बिहार में, यूनाइटेड प्रोविंस में, ठीक है। जब ये इलेक्शन हुआ और इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, और जो कांग्रेस गेट एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द 5 प्रोविंस, ठीक है। यहाँ पे मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड उड़ीसा, तो फिर ये 6, अच्छा ये मतलब कांग्रेस का कैबिनेट जो है ये फॉर्म हुआ था 6 प्रोविंस में, लेकिन जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला था वो 5 प्रोविंस में, ठीक है। और कांग्रेस कैबिनेट का फॉर्मेशन होता है इस 6 प्रोविंस में। तो इसमें एक ये आ जाता है, कौन सा एक्स्ट्रा देश आता है? बॉम्बे एक्स्ट्रा जाता है। तो खैर ये उतना कांग्रेस का ये नहीं पूछा जाता है कांग्रेस कैबिनेट कितने प्रोविंस में फॉर्मेशन हुआ है, ज़्यादा फैक्ट ये पूछा जाता है कि किस में एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला। तो ये मेजोरिटी मिला है ये 5 वाले में, ठीक है, 5 मिला। और ये पाँचों का नाम याद रहना चाहिए। एक तो अपना बिहार है, फिर बगल में यूपी, फिर बगल में सीपी, फिर उसके बाद बगल में उड़ीसा, फिर सबसे नीचे में मद्रास, ठीक है। नोट यहाँ पे नोट में क्या है कि लेटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड असम टू द कांग्रेस फॉर्म्ड कैबिनेट विद द हेल्प ऑफ अलाइज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है? कांग्रेस डज नॉट हैव मेजोरिटी बट इट इज़ द लार्जेस्ट पार्टी। अब यहाँ जो बॉम्बे और असम और जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में यहाँ पे कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे वहाँ का लार्जेस्ट पार्टी बना। तो फिर ये क्या होता है ना कि इस तीनों में ये 3 जगह पे क्या करती है, फिर जो है यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े ना कि यहाँ पे जैसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में हो गया, असम में हो गया, यहाँ पे फिर दूसरे पार्टी के मदद से जो है ना वहाँ पे सरकार बनाने में सक्षम हो जाती। तो ये 5 और +3, तो 5 + 3 हो गया 8, ठीक है। 8 में ये सरकार बना लेती है। टोटल 11 प्रोविंस होता है। 3 में मतलब कि नहीं बना पाती है, लेकिन 8 में सरकार बना लेती है। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर बोला जाए तो वो ये इस 5 जगह पे आया, ठीक है। अब आते हैं, और ये वाला जो फैक्ट है ना कांग्रेस कैबिनेट, ये नहीं पूछा है बीपीएससी में। मुझे नहीं लगता कि उतना डीप में जाएगा कि कांग्रेस के कैबिनेट के बारे में कौन था, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बताया ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो है, ये उसी का ही एक्सटेंशन है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। यहाँ पे क्या है, अब जो टेन्योर ऑफ जो कांग्रेस मिनिस्ट्री जो फॉर्म होता है इलेक्शन हेल्ड में, यह 1937 में ये 28 मंथ के लिए, ठीक है, 28 मंथ के लिए वो लोग सरकार में रहा। 1937 में जब जीता, अब 28 मंथ जो है वो लोग सरकार बनाने में सक्षम रह गया। अब अक्टूबर 1939 में क्या था, ऑल इंडिया कांग्रेस जो है मिनिस्टर क्या करता है, फाइनली रिजाइन कर देते हैं। अब क्यों रिजाइन करते हैं भाई? अचानक से 28 मंथ का हम सरकार बनाने में 28 मंथ सरकार चला बढ़िया से, बहुत सारा अच्छा भी काम किया, लेकिन अचानक से अक्टूबर 1913, ये याद रहना पड़ेगा ये टाइम, अक्टूबर 1913। कांग्रेस मिनिस्टर क्यों रिजाइन करते हैं? क्योंकि इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ इंडिया, मतलब कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सितंबर 1913 में। और होता क्या कि जो इंडियन मिनिस्टर या किसी इंडियन इंडिविजुअल से पूछा ही नहीं जाता कि हम इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, बगैर बोले ही इंडिया को इंक्लूड कर दिया जाता है। यहाँ पे वही इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटेन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडिया, यही बात लेके दिक्कत है। अब जिन्ना कॉल अपॉन ऑल मुस्लिम ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट, जैसे ये लोग रिजाइन देता है ना तो जिन्ना खुश हो जाता है कि अरे चलो हम लोग जब सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये लोग जो है रिजाइन दे दिया। अब ये क्या करते हैं, 22 दिसंबर 1939 को जो है ना लिबरेशन डे जो है मनाता है, इन द जॉय ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री। जब कांग्रेस मिनिस्ट्री छोड़ देता है तो 22 दिसंबर 1939 को जो है ना ये लोग लिबरेशन डे के तरह सेलिब्रेट करता है। बोलता अब ये लोग फंस गया कि ये लोग ये डिसीजन, मतलब इसका इनडायरेक्टली ये कहना था कि ये जो डिसीजन लिया ना ये लोग
कि जो हम रिजाइन देते हैं, तो जिन्ना को लगा कि ना कि ये लोग कितना बड़ा बेवकूफ़ी कर दिया, अब हम लोग का रास्ता क्लियर कर दिया है, अब हम लोग इम्पोर्टेंट फिर से हम लोग जो है वापस से हम लोग आ सकते हैं पावर में। तो ये एक तरीके का वो इनको इस चीज़ का खुशी हुआ। ठीक है, अब आते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, जैसे प्राइम मिनिस्टर कौन थे वहाँ पे, गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, ये यूपी का है, यूनाइटेड प्रोविंस जो अभी आज का यूपी है, उत्तर प्रदेश कहते थे, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। तो उस समय के जैसे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उसका लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन थे, और उसका ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कौन थे। तो ये बीपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यूपीपीसीएस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब बीपीएससी के हिसाब से हो सकता है कि ये पूछे कि हाँ भाई बिहार में उस समय कौन था प्राइम मिनिस्टर, उस समय लॉ जस्टिस था, ये उसके हिसाब से मतलब इसके ये यूपीपीसीएस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये इसके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आता है प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट के लिए क्या हुआ था कि अब सैमन कमीशन लाया गया था कि न कि वो 1919 को एक्ट को ये देखने के लिए। अब प्रिंसली स्टेट के साथ रिलेशनशिप कैसा है नहीं है उसका जज करने के लिए बटलर कमेटी का जो है संघ ये इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये क्या करती है, अब ये 1927 में सैमन कमीशन था, और ये जो है 1900 ये बटलर कमेटी बैठाया जाता है, फॉर्मेशन ईयर है। ठीक है, और वो था सैमन कमीशन किसके लिए था, हम लोग का था वो 1919 एक्ट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा, उसका 10 साल होने वाला था, उससे 2 साल पहले ही कर देता। और ये बटलर कमेटी जो है ये प्रिंसली स्टेट को कर कि ये प्रिंसली स्टेट के साथ मेरा कैसा संबंध है नहीं है ये है। अब इसका नाम था, इसका दूसरा नाम क्या था कि इंडियन प्रिंसली स्टेट कमेटी। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एग्जामाइन द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट, आपको पहले ही बता दिया। अब इसका काम क्या था कि रिकमेंडेशन करेगा किस तरीके से हम इकोनॉमिकल और जो फाइनेंशियल रिलेशन जो है ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट के बीच में इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या ऑल इंडिया राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया दिसंबर 1927 में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बटलर कमेटी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था और कौन से ईयर में क्या था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत प्रज्ञा मंडल ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस है वाज इलेक्टेड इन ईयर 1972 तो जवाहरलाल नेहरू, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऑन 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह कश्मीर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू इंडिया टू द जवाहरलाल नेहरू, ये इंपॉर्टेंट है। हरि जो यहाँ पे हरि सिंह से, महाराजा हरि सिंह से, कश्मीर के हरि सिंह से, वो 26 अक्टूबर को जैसे ही आप वहाँ पे देखें ना कि जो सो कोल्ड मतलब कि ये क्या कहते हैं कि विद्रोही जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान जो है के द्वारा जो भेजा गया था, तो वो एक्चुअली यहाँ पर आकर के जो है आक्रमण करते हैं, कश्मीर को ऑक्यूपाई करने का कोशिश करते हैं। तो फाइनली जो है महाराजा हरि सिंह जब देखते हैं कि इनसे अब नहीं संभल रहा खेल, तो अब वो जवाहरलाल नेहरू को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है साइन करके देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को, ये इंपॉर्टेंट डेट है 26 अक्टूबर 1947, महाराजा हरि सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको देते हैं, जवाहरलाल नेहरू को देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मर्जर मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट इन द इंडियन, बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट है जो इंडियन यूनियन में कब मर्ज कर जाते हैं, 1947 को मर्ज कर जाते हैं। ठीक है, 500 से ज़्यादा रियासत जो है वो मर्ज कर जाती है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार जो होता है वो 1939 से 1945 तक चलता है, ये 1939 में स्टार्ट हुआ। अब रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस के टू डिक्लेयर इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट नेशन इन द एक्सचेंज फॉर द सपोर्ट ऑफ वार। अब ये लोग क्या बोल रहे थे कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमको जो है बदले में तुम हमको आज़ादी दोगे जब तुम्हारा जो वार, जब तुम्हारा ये ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे उस समय कौन थे, लॉर्ड लिथगोथ। ये कब, इनका टेन्योर कितना था, 1936 से लेकर के 1945 तक में इसका टेन्योर था। ठीक है, ये वायसराय था इस समय इंडिया का, ये सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था इसका कोई भी किसी भी वायसराय का। तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखने वाला चीज़ है। ठीक है, अब ये इंडिया वाज इंक्लूडेड इन द, अब ये इंडिया क्योंकि कंसेंट नहीं लिया था इंडियन लेजिस्लेचर और इंडिया को जो है इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, ये लिंगलिथगो ही ये इंक्लूड किया था। अब इसको क्या कि इमरजेंसी कंट्री में इमरजेंसी लगा दिया। ठीक है, और उसके 17 अक्टूबर 1939 को क्या कि इंडिया डिक्लेयर्ड वार ऑन जर्मनी, ये जो है इंडिया जो है जर्मनी में जो है ये डिक्लेयर कर दी, ये लिंगलिथगो बोला। अब जो है इंडिया जो है डिक्लेयर्ड वार ऑन जर्मनी। ठीक है, अब 1 सितंबर 1934 को क्या किया, बिगेन विद द जर्मनीज इन्वेजन ऑफ। अब ये जो है 1 सितंबर, सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ, 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 सितंबर 1934 को स्टार्ट हुआ। अब यहाँ जर्मनी क्या किया था ना, पोलैंड में इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कब एक्चुअली कब हुआ था, ये यहाँ पे ये गलती ये लिखा है, यहाँ पे 1934 नहीं होगा, 1939 होगा यहाँ पे। 1 सितंबर 1939 को जो है ना जर्मनी इन्वेजन पोलैंड पे किया, यहीं से इसी से तारीख को जो है मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वार को स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। अब फिर उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे वहाँ पे ब्रिटिश के, उस समय ये थे 37 से लेकर 40 के बीच में
निवेली चैम्बरलियन, ठीक है, चैम्बरलियन उस समय था, लेकिन इससे चीज़ें संभल नहीं रहे थे, इस समय बहुत ज़्यादा वीक में चला गया था। इस जैसे ही जर्मनी यहाँ पे क्या, जर्मनी उस समय स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे था, इसका में था। फिर चर्चिल जहाँ से आया 1940-45 से, यहाँ पे विंस्टन चर्चिल से थोड़ा सा जो है पोजीशन स्ट्रॉन्ग होना, विंस्टन चर्चिल, और फिर इसमें यूएसए का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर अलग बात है, फिर वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतना डीप में अभी नहीं जाना चाहिए। विंस्टन चर्चिल है 1945, ये 40 से 45 तक में ये था, ये इंपॉर्टेंट याद रख देगा। अगर पूछा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कौन प्राइम मिनिस्टर था, तो सिर्फ एक नहीं मार के आना है, विंस्टन चर्चिल, ये 40 से 45 के बीच में है, और 37 से 40 के बीच चैम्बरलियन था। तो दो ऑप्शन टिक ले मार के आना, या मतलब एक ही, या मोर देन वन वाला जो रहेगा ऑप्शन उसको टिक लगाना। अब डिमांड फॉर पाकिस्तान कहते हैं, जो मुस्लिम लिखते हैं, ये इलाहाबाद रेजोल्यूशन पास करते हैं 1930 में, ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इकबाल थे, ठीक है। इसके प्रेसिडेंशियल स्पीच है फर्स्ट एक्सप्रेशन, मतलब ये पहले सेपरेट कंट्री चाहे मुस्लिम की ये बात यहाँ पे रखा गया था 1930 में इलाहाबाद में, ठीक है। फिर जब लाहौर में सेशन होता है, ठीक, 10 साल बाद, देखिए अभी पहला बात हो रहा था कि हमको एक अलग देश का बात कर रहा था, अब 10 साल बाद देखिए कि 22 में इसमें मोहम्मद अली जिन्ना प्रेसिडेंट बनते हैं। अब यहाँ पे ये भी सेपरेट मुस्लिम नेशन का बात करते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं कि अब तो हम बिल्कुल, मतलब कि एक मुस्लिम देश के बगैर तो हम कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। मतलब पहले तभी सिर्फ बात तो भी चल रहा था कि ठीक है, हम लोग को एक सेपरेट कंट्री चाहिए, सिर्फ एक मुद्दा बना है। अब यहाँ पे मतलब कि एक फाइनल एक डिसीजन बना लिया है कि हमको अब चाहिए तो चाहिए, अब इसके बराबर कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब जिन्ना जो है ना, यहाँ पे 2 नेशन थ्योरी को लेकर के मतलब कि इसको अब जोड़ देने लगे यहाँ इस पॉइंट को। अब फाइनली जो है देखिए 10 साल, फिर 3 साल में ही जब पाकिस्तान का नाम मतलब कि पाकिस्तान डे ऑर्गेनाइज करने लगा 23 मार्च 1943 को, और 23 मार्च को हम लोग को ये भगत सिंह का जो है ये उस समय हैंग किया गया था, हम लोग को याद है ये। तो ये 23 मार्च 1943 पाकिस्तान डे को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। अब आते हैं चौधरी रहमत अली के बारे में देखते हैं। चौधरी रहमत अली कहते हैं, ये 1930 में पहले बोला कि मुस्लिम को लेकर के जो है एक सेपरेट कंट्री होने का बात किया था 1930 में। कौन कहता है, इकबाल, ठीक है, इकबाल इसको स्टार्ट किया था, ये याद रखेंगे, इकबाल, ठीक है। तो इकबाल सबसे पहले होता है, इकबाल। तो फिर 1930 में पहले, अब 1933 में क्या आता है कि यहाँ पे अब आता है चौधरी रहमत अली का नाम आता है, ठीक है। पहले इकबाल का आता है, अब आता है रहमत अली का नाम, चौधरी रहमत अली का। अब ये 3 साल में क्या करते हैं, अब ये पाकिस्तान वर्ड क्वाइन कर देते हैं कि पाकिस्तान होगा, पीछे ए से फिर क्या होगा, फिर के से क्या होगा, ये इस तरीके का बना दिया, ठीक है। पी से फिर पंजाब हो जाएगा, ये सब चीज़ करके यहाँ। अब ये कहाँ थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, और ये पैम्पलेट अपना एक उस समय जारी किए थे, नाउ और नेवर, ठीक है, आर वी टू लिव और पेरी फॉर एवर, ये मतलब स्लोगन जो है पैम्पलेट इस तरह का इस्टेब्लिश है, नाउ और नेवर का, ये पूछता है, ठीक है। अब ये पाकिस्तान जो ये 5 यूनिट का बना हुआ है, जैसे पी फॉर पंजाब हो गया, और जैसे कि उसका ये आ जाता है, ये बी फॉर बलूचिस्तान हो गया, ठीक है, और एस फॉर सिंध हो गया, और फिर इसका ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हो गया, या अफगान प्रोविंस, और के फॉर कश्मीर हो गया, ठीक है। ये इस 5 चीज़ से मिलकर के पाकिस्तान बना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे सरोजिनी नायडू क्या की थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सरोजिनी नायडू जो मोहम्मद अली जिन्ना को एक मैसेंजर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इनके द्वारा बोला गया था। सरोजिनी नायडू जो है मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोली थी, एक मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी को, ये इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू दो लोग पे कमेंट की, मोहम्मद अली जिन्ना पे कमेंट की कि इसको हिंदू मुस्लिम के यूनिटी को लेकर के बोले कि हाँ ये जो है ये है, इसके लेकर काम कर रहे हैं, और एक जो है इसको लेकर के था, गांधी और इरविन को ही महात्मा बना दी, दोनों महात्मा को। अब आते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह कब स्टार्ट होता है, ये 1940 में स्टार्ट होता है। सबसे पहले आता है अगस्त ऑफर, ठीक है। अगस्त ऑफर क्या होता है, इसमें कांग्रेस कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देता है प्रपोजल को अंडर द लीडरशिप, मतलब गांधी जी इनकी लीडरशिप थे। अगस्त ऑफर के जो है ना, गांधी जी ही लीडरशिप थे। अब इसमें क्या होता है कि गांधी मतलब कि कांग्रेस का ही बात रखते हैं, वो इसमें रिजेक्ट कर देते हैं कि ना प्रपोजल, ठीक है। प्रपोजल इसका ये जो इनके द्वारा जो प्रपोजल लाया गया था, उसके प्रपोजल को जो है रिजेक्ट कर देते हैं। डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल एक्चुअली दिया गया था, ठीक है। 1940 में जो है ब्रिटिशर के द्वारा जो है डोमिनियन स्टेटस का कि ठीक है तुम लोग जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगते हो, हम जो है तुमको जो है डोमिनियन स्टेटस देंगे, इस तरीके का बात करने लगा, ठीक है। और हम जो है या तो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है उसको में हम जो इंडियन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा देंगे, ये सब करना, तो वो सब जो है तो उसी को अगस्त ऑफर
कहा जाता है। और उसी को बोले कि नहीं, इसको गांधी जी क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते, बोलते ना ना ना, हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे, हमको तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये इसको जैसे रिजेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, उस समय मास प्रिपेयर नहीं था उनके प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये एक तरह इंडिविजुअल लेवल पे जो सत्याग्रह स्टार्ट होता है ना, ये एक तरह का सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होता है। हम एक तरह का, अभी हम लोग का मास तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन तुम जो एक्ट कर रहे हो वो लेकिन सही नहीं है, तो एक तरह का मॉरल प्रोटेस्ट के तौर पे इसको स्टेट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पॉलिसी ये के लिए स्टार्ट करता है। इसका बिगिनिंग होता है 17 अक्टूबर 1940 को होता है। जो पहला सत्याग्रही होता है वो विनोबा भावे होते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड भी आता है, इसमें थर्ड नहीं दिया हुआ, फिर आगे मिलेगा वो, ठीक है। 1940 में हो गया। अब आता है यहाँ पे, अब आता है क्रिप्स मिशन में आता है, ये 1942 में था। क्रिप्स मिशन 1942 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 ईयर एकदम याद रहना चाहिए, क्रोनोलॉजी पूछता है, अगस्त ऑफर कब आया, क्रिप्स मिशन कब, ये सब क्रोनोलॉजी में दे देगा आपको, इसमें सेट करिए। तो ये इसके प्रेसिडेंट थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ये क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बात वही करते हैं, ठीक है। मेंशन ऑफ द, ये मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बात करते हैं कि ठीक है, हम जो है ना ये वार ख़त्म होता है तो हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन करेंगे, और उसमें हम इंडियन स्टेट का जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उसका इंडियन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे, और हम क्या करेंगे, वार के बाद जो है तुमको हम डोमिनेट स्टेटस दे देंगे, ये भी बात बोलता है। और जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो इंक्लूड करेगा मेजर सेक्शन, मतलब उसमें इंडियन का पार्टिसिपेशन बढ़ा देंगे, ये सब क्रिप्स मिशन में ये बात बोला गया है, ठीक है। अब गांधी जी बोलते हैं, अरे बाबू तो हमारा बूथ खिलेब, और यहाँ इसको कर देते, बोलते कि ये पोस्ट डेटेड चेक है भैया, ये जो तुम चेक हमको तुम फाड़ के दे रहे हो ना, ये बात हम 10 साल पहले बोलते थे, 10 साल पहले तुमको समझाने 1928 में हम बोले थे ना नेहरू रिपोर्ट में कि ना तुम भैया हमको दे दो डोमिनेट स्टेटस, तो उस समय तुम हमको दिया नहीं, उस समय हमको लात मारा, अब तुम जो है अब हमको तुम आते हो देने के लिए, ठीक वही है। जब एगो इसमें हम इसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है, अब लड़की का उम्र होता है 23 साल, लड़का का उम्र होता है 24-25 साल, तो लड़की का उसमें वैल्यू हाई रहता है, उम्र बोलता है तुमसे हम करेंगे ये वो, कभी इधर मजा, कभी वो, कभी ये वो करके उसका 30 साल उम्र हो जाता है। अब उसका जब 30-32 की होने लगती है लड़की, अब ये लड़का तो अपना पहले इसको छोड़ देती है, तो लड़का अलग डिप्रेशन में जाता है, करते करते वो रिकवर होता है। जब 30 साल में उसको कोई नहीं मिलता तो अपना पहला प्यार को ढूंढती है, तुम शादी नहीं किए, आओ ना हम शादी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब लड़का शादी करेगा उससे, वही है उसी जैसे पोस्ट डेटेड चेक के तरह, ठीक वही बात होता है कि जब पहले तुम दे देते तो दे देते, लेकिन अब तुम आए हो तो हम अब तुमको लेके चलेंगे, तो ये पोस्ट डेटेड चेक के तरह वही बात हुआ यहाँ पे, इसको हम इससे जोड़ करके बता रहे हैं। तो क्रिप्स मिशन से पोस्ट डेटेड चेक हो गया। तब ऑफिशियल क्या होता है, इंटरलोकेटर ऑफ कांग्रेस विद द क्रिप्स मिशन क्या होता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये क्या होता है ना, ये पहले अभी तक देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रवक्ता बन के पहले गांधी जी कर रहे थे, लेकिन गांधी जी 1934 में रिजाइन दे देते हैं। अब कांग्रेस का प्रवक्ता कौन बन रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब ये दोनों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसमें भी गेम है कि ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मेन इंपॉर्टेंट नेता तो थे ही, और प्लस मौलाना अबुल कलाम भी इंपॉर्टेंट नेता थे। और ये लेकिन मतलब कि ना कि मुस्लिम को जानबूझ के एंट्री दिया गया कि जो हम मुस्लिम लीग को काउंटर कर सके, कि अगर हम मुस्लिम को अगर नहीं डालेंगे तो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग ले लेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए मौलाना अबुल कलाम को भी डाला गया इसमें, ठीक है। यहाँ पे सारा अभी गेम चल रहा है। अब नोट क्या है, महात्मा गांधी पहला ये फर्स्ट यूज किया था सर्वोदय, हमारा चैनल का भी नाम सर्वोदय है, हम इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर के ये नाम मतलब अपने चैनल का रखे हैं, तो यही चीज़ है। तो महात्मा गांधी ही पहले थे जो सर्वोदय का वर्ड का इस्तेमाल किया था। अब विनोबा भावे क्या किए थे, इस्टेब्लिश किए थे सर्वोदय समाज को इस्टेब्लिश किए थे। इसमें क्या था, गांधी जी के आइडियल्स को प्रोपोगेट करना। अब क्रिप्स मिशन क्या था 1942 में, क्या था इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसमें एश्योरेंस मिलता है इंडिया को कि विल नॉट बी अंडर एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, राइट टू फॉर्म रहेगा टू इंडियन, ये अब इंडियन पर रहेगा कौन कौन सा राइट फॉर्म करना है। आफ्टर द वार होगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग काउंसिल विल बी फॉर्म्ड होगा, ये सब वही सब जो फीचर्स बता रहा है। तो अब इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस रहेगा, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ये बात ये सब बोला कि इसमें रहेगा, इसमें प्रिंसली स्टेट का भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ये सब इसका फीचर्स बता रहा है कृष्ण। लेकिन ये आउटडेटेड चेक हो गया तो ये खत्म हो गया। अब आता है देखिए, जब कोई ये लोग ऑफर लेके आता है और ऑफर में बात नहीं बनता है ऑफर में, और उसके बाद एक मूवमेंट स्टार्ट होता है। देखिए 1940 में अगस्त ऑफर लेके आया, बात नहीं बना तो क्या स्टार्ट किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसको ऐसे याद करेगा, अगस्त ऑफर अपोजिट में चला इंडिविजुअल सत्याग्रह,
तुम एगो कुछ लेके आए तो इसके अबोट में एगो मतलब प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। फिर क्रिस मिशन लेके आया 1942 में 2 साल बाद, तो यहाँ क्रिस मिशन लेके आया, तो अब ये बात इसमें बात नहीं बना, तो ये लोग क्या स्टार्ट कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ऐसे इसको याद पकड़ना पड़ेगा आपको, क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे कैसे ये लोग पैरेलली गेम चल रहा है। इधर तुम इधर से गेम खेलोगे, हम इधर से गेम खेलेंगे, दोनों बगल गेम अभी खेल चल रहा है बस, ठीक है। इधर लड़का लड़की को छोड़ी तो वो दूसरा लड़का फंसा लिया, और लड़का इधरों भी एगो लड़की फंसा लिया कि तुम अगर दिखाओगे शोबाजी करोगे तो हम भी तो शोबाजी करेंगे। तो सब एक से एक कम नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट में होता क्या है, तो यहाँ मेन सेंटर स्पॉन्टेनियस, इसमें मास रेविलियन कहता है। यहाँ पे ईस्टर्न यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा। बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, यहाँ पे रेविलियन, मास रेविलियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला। ये एकदम बहुत मेजर पॉइंट था कि एकदम बहुत तरीके से जो है डिसरप्ट किया गया था, वायलेंस का इस्तेमाल किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ क्या था, इसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है 14 जुलाई 1942 को आती है वर्धा में, वहाँ पे बात करती। अबुल कलाम आज़ाद इसके प्रेसिडेंट रहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी आती है, मिलती है, और यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास होता है क्विट इंडिया मूवमेंट का, ये इंपॉर्टेंट है। अब की पर्सन कौन कौन है, मौलाना अबुल कलाम, महात्मा गांधी, JB कृपलानी, ये सब जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये है कि 1942 में लाया गया था, और इसमें पहले उसमें रेजोल्यूशन पास किया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी। और फाइनली जो है ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है एनुअल मीटिंग हुआ था 7-8 अगस्त 1942 को, यहाँ हिस्टोरिकल ग्वालियर टैंक में, ठीक है। और ये ग्वालियर टैंक में यहाँ पे बॉम्बे में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पे हुआ था, फाइनली ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी कब हुआ था, ग्वालियर टैंक में। और यहीं से जो है ना स्पेशल वर्धा रेजोल्यूशन जो यहाँ पे वर्धा में यहाँ बात हुआ था पहले, उसी को ही रेटिफाई करे थे कि हाँ अब हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे। और फाइनली 8 अगस्त 1942 को जो है वर्धा रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर जाता है, और जो है क्विट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है सबमिट कौन करता है, जवाहरलाल नेहरू इसको सपोर्ट कौन करता है, सरदार पटेल, और आर्टिकल गांधी जी का रहता है विद द सपोर्ट ऑफ द नेहरू और मौलाना आज़ाद। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैंने ये 8 अगस्त 1942 को जो है ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट कर दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कहाँ से होता है, ग्वालियर टैंक से, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बिगिनिंग एंड प्रोग्रेस ऑफ मूवमेंट। अब यहाँ पे 8 अगस्त को वो स्टार्ट कर दिया, अब 9 अगस्त 1942 को एकदम मतलब कि वहाँ पे रेजोल्यूशन को पास कर दिया 8 अगस्त को, फिर 9 अगस्त 1942 को फाइनली जो है इसका स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग डेट, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेशन जीरो आवर, यहाँ पे होता है ऑपरेशन जीरो आवर, यहाँ पे इस समय स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, तुरंत अरेस्ट कर लेता है गांधी और जितना भी टॉप कांग्रेस मेंबर है ना, जैसे ये अभी हैं टॉप कांग्रेस है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, ये सबको जो अरेस्ट करने का दिमाग लगाने लगता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो इसमें जो टॉप मोस्ट लीडर है सबको जो है अरेस्ट कर लेता है ये, ठीक है। अब जैसे आगा खान पैलेस में है जो पुणे में है, यहाँ पे गांधी जी और सरोजिनी नायडू को रखा जाता है, ठीक है। और अहमदनगर फोर्ट में कहाँ कौन से, जवाहरलाल नेहरू को, अबुल कलाम आज़ाद को, GV पंत को, PC जोश को, पट्टाभी सीतारमैया, सैयद, ये सब JB कृपलानी को, ये सबको जो है रखा जाता है। बांकीपुर जेल में जो है अपना ये BPSC क्वेश्चन पूछेगा, राजेंद्र प्रसाद जी को रखा जाता है पटना में। जो हजारीबाग में ये शिव कुमार रामानंद और अपना ये जयप्रकाश नारायण, हाँ जयप्रकाश नारायण को भी रखा जाता है। फिर जयप्रकाश नारायण क्या होता है, फिर वहाँ से जो है दिवाली के दिन में जो है ना वो जेल से बाहर निकल जाते हैं और फिर नेपाल में चले जाते हैं और वहाँ पे हिडन प्रोटेस्ट करते हैं, हिडन रिबेलियस एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा कंट्रीज में पार्टिसिपेट करता है। मोस्ट अफेक्टेड एरिया है बिहार, UP, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, उड़ीसा, ये हुआ था। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है ड्यू टू अरेस्ट ऑफ टॉप लीडर जैसे अरेस्ट हो जाता है तो अब मूवमेंट अपने आप डायरेक्शन ले रही है। अब यहाँ बताने वाला कोई नहीं है। अब कांग्रेस से अब जो रेडियो अंडरग्राउंड स्टार्ट होता है, इसमें राम मनोहर लोहिया जो ब्रॉडकास्ट करते थे रेगुलरली, और उषा मेहता जो है एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ स्मॉल ऑपरेटिंग, ये भी थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम होता है, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है लुइस फिशर कौन थे, ये अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, ठीक है। ये पूरा महात्मा गांधी में क्विट इंडिया मूवमेंट को कवरेज किए थे महात्मा गांधी, लुइस फिशर, और ये महात्मा गांधी के बायोग्राफर भी थे। ये पूरा चीज़ को कवर करता है और ये इंडिया का जो इंडिपेंडेंस का डिमांड को जो है ना पूरा कवर कर रहे थे। और उसी समय ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। और यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कवर कर रहा था और अमेरिका समझ रहा था कि ना कि क्योंकि इंडिया का पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है, और इसी को लेकर के यहाँ पे इस चीज़ को पूरा कवर कर रहा था। ये इंपॉर्टेंट है, लुइस फिशर जो है इंपॉर्टेंट नाम है। ये पूरा जो है 1942 के जो है को कवर कर रहा था, ठीक है। अब ये स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया वाज गिवन बाय किसके था, ये था यूसुफ मेहर अली, ठीक है। जो क्विट इंडिया का जो है जो स्लोगन कौन दिया था, यूसुफ मेहर अली। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे क्यू है, अब क्यू के आसपास ही वाई आता है तो QY हो गया,
तो ये यूसुफ महर डालिएगा। यहाँ पे इस ऑप्शन में गांधी जी भी दिया रहेगा, लेकिन जो स्लोगन जो है क्विट इंडिया का दिया था यूसुफ महर डाले, डू और डाई का स्लोगन दिए थे गांधी जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट वाज कॉल्ड द मोस्ट सीरियस रिबेलियन आफ्टर 1857, कौन बोला था? लिंगलिथगो बोला था। 1857 के बाद सबसे बड़ा क्रांति कौन आया? क्विट इंडिया मूवमेंट। समझ रहे कितना बड़ा हुआ गेम, ठीक है। 100 साल के अंदर अंदर ही नया गेम खेल दिया। 1857 1942, 100 साल से कम ही लगा, ठीक है। उसके अंदर में एक बहुत बड़ा गेम खेला गया। अब ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट जयप्रकाश नारायण एस्केप फ्रॉम द, वही बोले हजारीबाग जेल में था, हजारीबाग जेल में थे तो हजारीबाग जेल से निकल के बाहर चले गए थे। फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 आरएसएस वाज अ सेल्फ आइसोलेटेड, ये क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किए थे, अपने आप को अलग कर दिया था आरएसएस, जो 1925 में हेडेवेगर के द्वारा जो फॉर्म किया गया था। गांधी जी एड्रेस द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन द बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। गांधी जो है मतलब कि कांग्रेस जो बॉम्बे में जो है कांग्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है एड्रेस किए थे। अकॉर्डिंग टू पट्टाभी सीतारामन, ये जो एक्चुअली जो गांधी जी वाज गिवन स्पीचेज ऑन दैट डे इंस्पायर्ड द इनकारनेशन बाय द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो वही बोलना चाह रहा है कि पट्टाभी सीतारामन यह बोलता है तो गांधी जी जो उस दिन स्पीच दिए थे ना, जो वहाँ पे मीटिंग में, वहाँ पे कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉम्बे में, तो वही जो है लोगों में जो है ना मतलब कि एक आग जला दिया था। तो गांधी जी फाइनली जो है इनको मतलब कि गांधी जी डू और डाई का मतलब कि स्लोगन भी दिए थे, और गांधी जी बोले, गांधी जी को फाइनली जो है जो आगा खान में डाल दिया गया था। कब? 8 अगस्त 9 अगस्त 1940 को ही जो है 1942 को ही जेल में डाल के दिया था। अब फाइनली 9 अगस्त 1942 को डाला गया था। अब सोचिए कि 6 मई 1944 मतलब 2 साल, लगभग 2 साल के बाद जो है इलनेस के कारण जो है ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस के गांधी को रिलीज किया जाता है, ठीक है। अब हम जो ये नेक्स्ट जो है ये सब इस तरह चीज़ें अभी पढ़ेंगे और फाइनली इसको कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरे PDF को। अब यहाँ तक हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अभी आते हैं, ठीक है।